नमस्कार, टीवी राजस्थान में बिजनेस आइडिया सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति संघर्ष करता है और संघर्ष के बाद में जब वो सफलता की ओर अग्रसर होता है तो समाज और व्यक्ति अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और वह व्यक्ति समाज के लिए एक आइकॉन बन जाता है और वो ये समाज उसको पूरी अपनी अपेक्षा की दृष्टि से देखता है और सहयोग की दृष्टि से देख कर वो समाज के लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। आज हमारे पास ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जिन्होंने जीवन में मेहनत करके अपने दम पर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपने दम पर अपनी सक्सेस प्राप्त की, पप्पूराम जी डारा टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप कौन से गांव के रहने वाले थे और जोधपुर कब आके बसे? सर, मैं गांव अरटिया खुर्द भोपालगढ़ तहसील का रहने वाला हूं और मैंने 98-99 में जोधपुर आके रहने लगा। जब मैं प्राइवेट काम नेशनल हैंडलूम में काम चालू किया, फिर मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली, किराए की गाड़ी चलाई और फिर मैंने संघर्ष करते 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 मैंने मेरी डिपार्टमेंट में गाड़ी लगवाई और मेरा संघर्ष चलता रहा। फिर मैंने डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करा के मेरी जो बिज़नेस की जो भी चालू किया, धीरे धीरे मैंने चालू करके आज मैंने बड़ी मेहनत करके और हर आदमी से रिलेशन बनाकर मैंने आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो सभी लोगों के सहयोग और मेहनत से पहुंचा हूं और मैं अब मेहनत करके इस कंपनी को अभी 250-300 करोड़ की तक मैं लेके आया हूं। और मेरी संघर्ष हर जीवन के मैं हर तरह के गरीबी से लेके ऊंचाई तक के लोगों को देखा है और मैं गरीब से उठा हुआ इंसान हूं और मैंने गरीबी देखी हुई है और बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचा हूँ। जैसे आपने बताया 250-300 करोड़ तक आपने कंपनी पहुंचाई, तो हम जान सकते हैं आपकी उस समय जब आप छोटे थे उस समय पारिवारिक स्थितियां क्या थी? बिजनेस जब आपने शुरुआत की थी उस समय आपके पास कितना पैसा था जो आपने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचने की कहानी को आपने बताया? देखो सर, मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था। मेरी मैडम जो राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रही थी और कुछ मेरी मैडम ने हेल्प की और हेल्प करके मैंने और मेरे परिवार लोगों ने मेरी मदद करके मैंने बिज़नेस चालू किया और बिज़नेस चालू करके फिर मैंने उन लोगों से जो भी मदद की उसको वापस रिटर्न किया और पूरे परिवार को मेरे परिवार को 4 भाई हैं, हम पूरे परिवार को लेके साथ चल रहा हूँ। आज भी चल रहा हूँ। बिल्कुल सक्षम परिवार है और बिल्कुल तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। जब आप संघर्ष कर रहे थे, कंपनी गठित कर रहे थे, तो क्या आपने सोचा था आप यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। मैं तो उस दिन देखता हूँ, मेरा विचार करता हूँ तो प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सब देने वाला ऊपर वाला है। बाकी आदमी की मेहनत है, मेहनत करनी चाहिए और मेहनत और सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले के लिए समाज में कोई कमी नहीं है और प्रभु उसको सपर फाड़ के देता है। लेकिन जैसे आपने बताया मेहनत में कोई कमी नहीं की, संघर्ष किया आपने, कहीं आपको संघर्ष के दौरान कभी कोई असफलता हाथ लगी जिससे आपको कभी निराशा भी हुई जीवन में? बिल्कुल हुई थी सर। 2013 की स्थिति के अंदर मेरा कोई पार्टनर था, वो छोड़ के चला गया था और मेरी स्थिति बहुत ख़राब होगी और मेरा परिवार, बच्चे और मैडम, सारे परिवार ने सहयोग करके मुझे 2012 और 13 की स्थिति बहुत ख़राब थी और उस स्थिति के अंदर मैंने मार्केट से पैसे लेके मेरा बिजनेस चालू कर वापस 14, 15, 16 के अंदर स्थिति वापस ठीक हुई और बिल्कुल अब अच्छी स्थिति में संघर्ष चल रहा है और भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके पास, कहते हैं जब व्यक्ति सक्सेस होता है तो समाज के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है व्यक्ति से, तो आप यहाँ पे क्या समाज के लिए कर रहे हैं? कैसे आपने गौशाला में सहयोग दिया? क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं आप एक पप्पूराम दानदाता के रूप में जाने जाते हैं जोधपुर के अंदर, तो उसमें आपका कैसे कंट्रीब्यूशन रहा? देखो सर, मैंने शुरू से मेरे परिवार, माता पिता की पहले ही जो समाज सेवा की जन्म से ही मेरी आदत थी और अब मैं पैसे कमा रहा तो समाज और गौशाला और कबूतरों के चूर्ण के लिए और गायों के चारे के लिए और मैंने मेरे गांव के अंदर कम से कम 1.25 करोड़ रुपए लगा के मेरी गौशाला बनाई थी और वो आज के दिन वो कंटिन्यू चल रही है और गायों की सेवा हो रही है। और गांव के अंदर मैंने मंदिर बनवाया था गुरु जम्बेश्वर भगवान का, उसमें भी मैंने 80-90 लाख रुपए लगाए थे और हर तरह से मैं हर जगह में मेरे
पैसे का लालच नहीं करता हूँ, समाज को बांटता रहता हूँ। मेरे को एक ही सुखी मिलती है, जहाँ भी मेरा पैसा जाता है और शुभ काम में जाता है तो बिल्कुल शांति मिलती है। लेकिन कहते हैं कोरोना काल के अंदर जब हर व्यक्ति निराश था, उस समय एक भामाशाह जो सबके सामने आया था वो था पप्पूराम डारा। तो क्या आपको लगता है कोरोना काल में आपने कैसे लोगों की मदद की, कैसे सरकार के साथ मिली, लोगों तक अनाज पहुंचाया, कैसे उनकी सहायता की? तो सर कोरोना काल के अंदर विकट समस्या थी और सरकार भी हिल चुकी थी कि सरकार को कोई पता नहीं कि ये इतना बड़ा संकट कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आम आदमी आगे आने के कारण सरकार का भी सहयोग हुआ और हम लोगों ने पहले 25 लाख रुपए सरकार को दिए थे। फर्स्ट बार कोरोना आया, फिर मैंने कम से कम 60-70 हज़ार पैकेट बना के आम गरीबों के लिए बांटा था। मतलब उस टाइम मैंने करोड़ रुपए खर्च किए थे। पर दूसरी बार ये कोरोना का संकट आया तो फिर मैंने 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन प्लांट दिया था, मतलब ये लूणी और फलोदी के लिए। और फिर छोटे मोटे गरीबों को दान देना कंटिन्यू करता रहा। मेरी ये सोच है कि पैसे से क्या करेंगे, भगवान ने खूब दिया है तो कुछ बांटो, बांटने से सब कुछ प्रभु भी देखेगा कि भाई वास्तव में ये काम शुभ हो रहा है। और ये देना हर आदमी को आगे आके देना चाहिए। पैसे तो जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे, फिर संसार में रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे। हर मानव को आगे आके विकट संकट के अंदर हर सरकार का सहयोग करना चाहिए। और माने हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मतलब गरीबों के दास है और हमेशा गरीबों के लिए सेवा करते रहते हैं। मतलब हर तरह से कभी भी आप गरीब आदमी और आम आदमी के लिए मतलब माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत गरीबों का दास है और सेवा करते रहते हैं। लेकिन गुरु जम्बेश्वर जी का एक था भी, उनका एक काम था, वे सेवा करते रहो, फल की चिंता मत करो। कहीं आपको लगता है कि आपके जीवन में आप किसको सबसे बड़ा आइडल अपना मानते हैं, जिसके पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं? मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूजा पाठ करता हूँ सुबह शाम और मेरे गुरु महाराज को ही मानता हूँ। मैं बाकी देव देवताओं को हाथ जोड़ता हूँ, परंतु मैं गुरु महाराज का सुबह नहा धो के यज्ञ डेली करता हूँ। और गुरु महाराज में मुझे विश्वास है, जब भी मैं कोई काम हाथ में लेता हूँ तो गुरु महाराज मेरे पार करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी आस्था है। लेकिन इसके साथ ही हम और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, जब आप जीवन में संघर्ष कर रहे थे और आप अकेले थे, परिवार का आपके साथ साथ था, तो क्या लगता है जब व्यक्ति संघर्ष में अकेला होता है और निराश होता है तो उस समय उसे क्या करना चाहिए, कैसे परिवार को संभालना चाहिए, कैसे जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए? मतलब ये बात है कि हर आदमी के संकट आता रहता है, संकट से डरना नहीं चाहिए। किसी भी आदमी को संकट से संघर्ष करना चाहिए। मतलब घबराने से संकट डबल फैलता है, परंतु आप संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो भगवान ऑटोमेटिक आपको सहयोग करेगा और संघर्ष करने से आदमी का जीवन बिल्कुल आप सफलता पे पहुंचोगे। लेकिन साथ में एक चीज़ वो जानना चाहते हैं, आपकी शिक्षा वगैरह कितना किया आपने? क्या शिक्षा के अंदर भी कोई पारिवारिक स्थिति आपके आड़े आई थी? बिल्कुल आई थी। मैंने शिक्षा 10 पास करके मैं जोधपुर आया था और जोधपुर आने के बाद में मैंने बीए की यहाँ, और शिक्षा के लिए मेरे परिवार ने बिल्कुल सहयोग किया था। और फिर मैं बिजनेस चालू किया। बिजनेस में बहुत मतलब भगवान की दया से बहुत अच्छा चला। लेकिन कहते हैं उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में काफ़ी अंतर। अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी हाईफाई हो गई है, लोग एक क्लिक पर सामने आ जाते हैं। तो कहीं आपको लगता है आज जो व्यापार करना कितना आसान हो गया पहले की मुताबिक? नहीं, आज का व्यापार बहुत टफ है। मतलब सूझबूझ के काम करना पड़ता है। मतलब बिजनेस को संभालना बहुत कठिन काम है, परंतु मुझे गुरु महाराज ने इतनी बड़ी शक्ति दी है। मतलब मुझे जनरल मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है, परंतु टेक्निकल चीज़ को हर मैंने फील्ड के माय देखी है, मेरे जनरल नॉलेज से काम किया है। तो मैं किसी अधिकारी के साथ बैठक में काम करूँगा तो मैं कोई जनरल नॉलेज की बात होगी तो मैं बिल्कुल स्पेस टू द पॉइंट बताऊँगा। डिपार्टमेंट सोचेगा कैसे काम होगा तो मैं मेरे नॉलेज से बताऊँगा कि सर ये काम ऐसा होगा, तो मैं ये करके बताऊँ और उनके मतलब टू द पॉइंट काम होता है। आप यहाँ पे जाने माने ठेकेदार भी हो, तो क्या आप यहाँ पे किस तरह की ठेकेदारी करते हो और कैसे आप अपने बिजनेस और भी कोई बिजनेस दूसरा भी आप करते हैं? नहीं, मेरा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। ओनली पीएचडी और रोड का काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर। बाकी कोई खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मेरा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है।
लेकिन कहते हैं कि भाई एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति जब एक बड़े शहर में आके अपनी बिजनेस को स्थापित करता है तो उसकी कहानी कुछ सुनने के लिए लोगों को ये दिखाना ज़रूरी होता है कि भाई आपने कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हो। उसमें कहीं आपको लगता है आप आज संतुष्ट हैं या कुछ और आगे करना चाहते हैं समाज के लिए, गांव के लिए? बिल्कुल, मेरी जन्म से ही ये सोच है। मैंने जब बिज़नेस चालू किया तो मेरे गांव के अंदर बहुत बड़ा विकास किया मैंने और करता आ रहा हूँ। हर टाइम मैंने गांव के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मेरे गांव का तो करता ही हूँ, बाकी समाज के लिए, गरीब, हर जाति की, हर लोग, 36 गाँव का मैं काम करता हूँ। 36 लोग के गरीब कोई आते हैं, किसी बच्ची की शादी करानी तो मैं कराता हूँ, कोई किसी बच्ची मतलब सहयोग करना तो उसका सहयोग करता हूँ। हर तरह का मैं समाज के अंदर हमेशा तत्पर रहता, खड़ा रहता हूँ। कोई समाज का लोग आता है मेरे से कुछ लेके जाता है और मैं करता रहता हूँ। लेकिन इतने सहयोग, इतने बड़े बिजनेस के साथ साथ कहते हैं कि एक परिवार की भी कभी न कभी शिकायत रहती है कि आप हमें समय नहीं देते हो, पूरे समाज को देते हो, पूरे बिजनेस को देते हो। तो कहीं परिवार में पत्नी की या परिवार की ये शिकायत रहती है बच्चों की कि आप समय नहीं दे पाते हो? बिल्कुल रहती है कि आप टाइम नहीं देते हो, आप इतने पैसे से क्या करोगे, अपने को दाल रोटी के पैसे चाहिए, फिर अब भगवान ने खूब दिया है, आप शांतिपूर्वक काम करो। परंतु मेरे पास आज शांतिपूर्वक बैठूंगा तो कम से कम 1000-1500 लोग परिवार मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको कैसे, उसकी नौकरी छूट जाएगी, फिर वो कैसे परिवार पालेंगे, इसलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। ये आपके साथ जितने आपने बताया 1000 परिवार जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो कोरोना काल में उन परिवारों को आपने कैसे सहायता दी? क्यों जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपके ऊपर निर्भर होते हैं। काफ़ी लोगों ने कहते हैं भाई क्या एम्प्लॉयों को छोड़ दिया उस संकट काल के अंदर, लोगों ने किसी को सैलरी नहीं दी, तो आपने अपने एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार किया था? मैंने मेरे एम्प्लॉय के साथ जो भी मेरे पास नौकरी कोरोना काल के अंदर जो फील्ड में जो नौकरी कर रहे हैं तो उसको बैठे बैठे को पूरी तनख्वाह दी, जो घर पे बैठे उसको आधी तनख्वाह दी, और मैंने मेरे कर्मचारी को एक भी निकाला नहीं, मैंने उल्टा जोड़ा है। किसी को मैंने नौकरी नहीं छोड़वाई, मैंने आदमियों को संख्या बढ़ाई है, घटाई नहीं है। मैंने हर आदमी की मदद की। कोरोना काल में जो भी आया तो उसको नौकरी दी, और जब कोरोना काल इतना संकट था तो मैंने कोरोना काल में घर पे बैठा नहीं था, मेरे फार्म हाउस पे काम खोल दिया, मजदूरों को रोज़गार दिया, मेरे ऑफिस का काम खोल दिया तो उसको रोज़गार दिया। मैं कोरोना काल के अंदर भी लोगों को रोज़गार दे रहा था, मैं घर में नहीं बैठा था, बिल्कुल बाकायदा मैं कोरोना काल के अंदर लोगों को रोज़गार दे रहा था। वैसे आपको काफ़ी समाज के लोगों ने कोरोना वीर के रूप में भी नवाजा था, लेकिन हम ये चीज़ जानना चाहते हैं भी, कहते हैं कि भामाशाह शब्द जो है वो कभी कभी हमेशा बड़ियों के साथ जुड़ा हुआ था। हमेशा लोग कहते हैं बड़िए होते हैं वो समाज के लिए, गांव के लिए डोनेशन देते हैं, सेवा करते हैं, कोई अस्पताल बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई मंदिर। तो विश्नोई समाज के अंदर भामाशाह शब्द लगाने वाले शायद आप पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने समाज के अंदर एक भामाशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नहीं, बहुत लोग हैं विष्णुई। हमारा समाज गुरु महाराज जाम्बोजी महाराज ने, क्यों हमारे समाज में तुच्छ लोग होते हैं जो उसको समाज को बदनाम करते हैं, परंतु हमारे समाज ऐसा समाज है जो लोग किसी के साथ अन्याय हो रहा तो उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और बिल्कुल मतलब समाज का, गुरु महाराज का यही कहा है कि सिर कट जा रूख न कटे तो भी सस्तो जान, मतलब आदमी का सिर कट गया परंतु रूखड़ा नहीं कटना चाहिए। जीव दया पे हमारे गुरु महाराज के वचन है कि आप जीवों के लिए अपने प्राण त्याग दोगे तो ही आप ये मत सोचना कि हमारा प्राण चला गया, परंतु जीव हत्या अपने नज़रों के अंदर जीव हत्या नहीं होने दे। लेकिन कहते हैं विष्णुई समाज पर्यावरण प्रेमी भी होता है, तो आपने या पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कार्य किए? पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने अभी हर साल में 1000 से 1500 पौधे लगा रहा हूँ। अब की बार मैंने कम से कम 1500 पौधे लगाए, और अभी 1000 पौधे मेरे लाए हुए पड़े। अभी मैं इलेक्शन में लग गया और 1000 पौधे और लगाना है मुझे, और हर साल 1000-1500 पौधे मेरे गांव और मेरे फार्म पे और किसी भी जगह में लगाता रहता हूँ। लेकिन कहते हैं कि समाज के अंदर शिक्षा का काफ़ी अभाव है। जो पहले समय के दौर था उसमें शिक्षा कम लोगों को मिलती थी, खास तौर से बेटियों की शिक्षा कम थी। तो कहीं आपको लगता है आज के समय में ये चेंज हुआ है, बेटियों की शिक्षा के लिए भी आप कोई क्रांति ला रहे हैं? बिल्कुल, हम ये बात आपकी वाजिब है। जब पुराने समय में
जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे जो नियम था 29 नियम, उस 29 नियम को मानते हुए हमारे जो परिवार के पहले शिक्षा का अभाव ये था कि पहले लोग गाँव के अंदर पढ़ाई नहीं कराते थे, क्योंकि हम खाना हमारे हाथ का ही खाते थे, होटल और दूसरे परिवार से खाना नहीं खाते थे। इस कारण से हम कुछ शिक्षा के अंदर पीछे रहे हुए थे। अब नई जनरेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई जो गांव छोड़ के शहरों में आए और दूसरों के मोल दे के, अभी हमारा नई जनरेशन के लोग हैं शिक्षित काफ़ी हुए हैं, नौकरियों पे है और भी हो रहा है। बाकी हमारे लोगों के दिमाग गुरु महाराज ने इतना दे चुका है, जो पढ़ाई के अंदर घुस गया तो वो पढ़ाई के अंदर करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदे काम कर रहे हैं, उस गंदे काम के लिए पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए शिक्षित लोग हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। एक और सवाल जानना चाहते हैं भाई, राजस्थान में बिजनेस का स्कोप बहुत कम है, क्योंकि प्रवासी तौर पर राजस्थानी जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो काफ़ी बाहर चले गए। उससे क्या हुआ, एक रोजगार की समस्या भी हुई है और कोरोना काल में भी हमने देखा काफ़ी लोगों ने बाहर से राजस्थान को मदद पहुंचाई है। लेकिन आपको क्या लगता है राजस्थान में बिजनेस स्कोप डेवलपमेंट करने के लिए क्या ऐसे सरकार को प्रयास करने चाहिए जिससे कि राजस्थान में भी एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो? नहीं, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अभी बिजनेस के लिए इंडस्ट्री एरिया के लिए काफ़ी छूट दी है। फ्री ऑफ ज़मीन देना और अलॉटमेंट करना, कुछ टैक्सों में छूट देना, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं राजस्थान के लिए। तो मतलब इंडस्ट्री अभी काफ़ी लग रही है और आगे लगेगी, तो मतलब काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलने से मतलब जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ जो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई गांव का विकास जो है, जैसे गांव के अंदर कोई भी स्कूल बना हो, धर्मशाला बना हो, हॉस्पिटल बना हो, वो सभी आप जैसे दानदाताओं की देन है। तो क्या आपको लगता है जितनी भी सरकारें आज़ादी के बाद में आई है, उन सरकारों ने सड़क, पानी, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं में जूझते रहे और गाँव का विकास कहीं आज भी अटका हुआ है? बिल्कुल, कुछ गाँवों में कमियां हैं, उसमें विकास सही तरीके से ढंग से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार ने जो भी ये अनपढ़ लोग हैं वो सरपंच बन जाते हैं। वो सरपंच बन के वो समाज को आगे मतलब गांव का सुधार नहीं कर पाते हैं। सरपंच बनना चाहिए पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग होगा तो गांव के अंदर हर तरह का विकास होगा, सही तरीके से विकास होगा और गांव के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। एक चीज़ जानना साथ, एक बिजनेसमैन, एक कॉन्ट्रैक्टर राजनीति में कैसे आया? देखो, राजनीतिक में तो मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य था, पहले भी था, परंतु मुझे शौक़ है कि आम गरीब की मैं सहायता करूं, आम गरीब का काम करूं। क्यों, बाकी लोगों को मैं देखता हूं, नेता लोगों को, परंतु जो नेता हैं वो लोग गरीबों का काम नहीं करते हैं। मेरे जैसे का तो काम कैसे भी हो सर, परंतु आम गरीब का काम होना चाहिए, वैसे नेता होने चाहिए। इसलिए मुझे ये राजनीतिक में उतरना पड़ा है। कहते हैं नेता जब बनना होता है तो एक कोयले की जो खादान होती है उसमें से निकलना पड़ता है। उस खादान से निकलने के बाद वो कहते हैं कोई ना कोई दाग तो आपके जीवन में लगता ही लगता है। तो आपको लगता है कि नेता बनने से कहीं जीवन में जो आपने एक भामाशाह की उपलब्धि हासिल की है तो कहीं दाग लग जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। भगवान की दया से अब ऊपर वाला है, परंतु मेरी कोशिश से कोई दाग नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं गलत काम करूँगा ही नहीं तो कैसे दाग लगेगा। क्योंकि हर नेता को लोगों की नज़र में, मैं आपको आपकी बात है, लोगों ने हर नेता एक भ्रष्टाचारी होता है, एक सोच होती है लोगों की। तो आप समाज में क्या सुधार करने के लिए राजनीति के अंदर आए हैं? मैं समाज को, हर गरीब की मदद करूंगा और समाज और गांव के विकास करूंगा और हर क्षेत्र का विकास करूंगा। मुझे एक ही प्रेरणा है कि मतलब आम जनता को ये पता लगना चाहिए नेता कैसे होते हैं। नेता ईमानदार होना चाहिए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब है, ये बिल्कुल ईमानदार और बिल्कुल सटीक काम करते हैं। और हमारे जो एमएलए हैं, माननीय लूणी के विधायक महेंद्र बिश्नोई, बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा है। माननीय हमारी ओसिया विधायक है दिव्या,
मदेना, ये भी बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब आज की तारीख में उनकी पुरानी पीढ़ियाँ ईमानदारी से काम कर रही है, तो मतलब है आज के दिन जिंदे हैं नेता। ऐसे नहीं कि सारे भ्रष्टाचारी है, परंतु नेते हैं, परंतु नेते जिंदे हैं और बिल्कुल बाकायदा आज ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बिश्नोई समाज के लोग बाहर का खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, तो कहीं आपके घर के अंदर आपका इंतजार करती रहती है पत्नी और आप खाने का वेट कराते रहते हो उनको, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंतजार करते रहे, आप आते हैं, आता हूँ करते रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले थे, अब तो हम बिजनेसमैन हैं तो बाहर जाते हैं तो कहीं होटल पे ही खाना खाना पड़ता है, परंतु अब तो वो पुरानी बातें नहीं रही, पर तुम खाना तो खाना ही पड़ेगा। कैसी कहीं हो, मतलब घर पे तो रहते नहीं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, इसलिए घर बाहर का खाना तो खाना ही पड़ेगा। आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आज की दृष्टि के अंदर देख रहा है कि पप्पू राम डारा जैसा बनूं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज कर देंगे? देखो, मेरे को तो यही है, युवाओं के लिए आप ईमानदारी से काम करो, हर आदमी की मदद करो, और मदद करने से आपको भगवान अपना आप सद्बुद्धि देंगे, और सद्बुद्धि दे के आप अच्छे काम करोगे, क्योंकि भगवान जिसको देता है सत्य पे चलता है और गरीबों की सहायता करता है, कोई तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। जी हाँ, छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन उसी को देता है जो गरीबों के साथ जिंदा रहता है, गरीबों के दुख सुख में भागीदार बनता है। और आज हमारे जो पप्पू राम जी डारा है, वो यहाँ जोधपुर के अंदर एक दानदाता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान ऐसे ही नहीं बनाई है, वो हमेशा गरीबों के साथ रहे हैं, गरीबों के साथ जुड़े हुए हैं। हर गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति और मेहनत करके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू राम जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना बड़ा मान सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।